नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। तो खबर बिहार से है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30,000 के पार हो चुका है। 21 जुलाई को 730 मरीजों की पुष्टि हुई है और 20 जुलाई को 772 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। इसी के साथ सूबे में संक्रमित मरीजों की संख्या 30,066 हो चुकी है। तो आपको बता दें कि बिहार में कोरोना मरीजों का रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा। आंकड़ा 30,000 के पार हो चुका है। 21 जुलाई को जहां 730 मरीजों की पुष्टि हुई है, वहीं 20 जुलाई को 772 कोरोना मरीज सूबे में मिले हैं। आपको बता दें कि संक्रमित मरीजों की संख्या अब बिहार में 30,066 हो चुकी है। एक तरफ जहां बिहार में कोरोना का कहर जारी है, वहीं बिहार में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से कोरोना पीड़ितों की जांच में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में बात अगर राजधानी पटना की करें तो यहां भी पीड़ितों की अपनी अपनी शिकायतें हैं। कहीं जांच हो रही है तो कहीं नहीं। पटना के गाजीनगर अस्पताल में रोजाना 100 मरीजों की जांच की जा रही है, लेकिन आरोप है कि जिनकी पैरवी है उनकी जांच हो जाती है, बाकियों को अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे हालात लगभग पटना के कई अस्पतालों एवं क्वारंटाइन सेंटरों पर देखा जा रहा है। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से अभी तक सरकार द्वारा किसी तरह की वार्ता नहीं करने से हड़ताल जारी है। तो बता दें कि बिहार में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से बिहार के अस्पतालों की हालात खराब हो चुकी है। एक तरफ जहां मरीज आरोप लगा रहे हैं कि पैरवी पर ही इलाज हो रही है, तो ये हाल लगभग पटना के हर अस्पताल का है। पीड़ितों की अपनी अपनी शिकायतें हैं, कहीं जांच हो रही है तो कहीं नहीं हो रही है। पटना के गाजीनगर अस्पताल में रोजाना 100 मरीजों की जांच की जा रही है, लेकिन आरोप है कि जिनकी पैरवी है जांच उन्हीं की हो रही है, बाकियों को अनदेखा किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मरगूब जी, एक तरफ कोरोना का कहर बिहार में जारी है, आंकड़ा 30,000 के पार हो चुका है, तो वहीं अस्पताल के हालात बेहद खराब हैं। प्रशासन कुछ पहल क्यों नहीं कर रही है? देखिए, दो तीन चीजें बहुत समझनी होंगी आपको। पहला तो सबसे पहली बात यह है कि बिहार का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से पिछले 40-50 सालों से बर्बाद है जी। अभी भले इस पूरे मामला में राज्य सरकार को लोग कटघरे में खड़ा करे, लेकिन 15 साल तक राजद की सरकार रही, इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह बर्बाद था। उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह बर्बाद था। अब हालात इतने खराब हैं कि जहां 200 मरीज जा रहे हैं चेक करा रहे हैं, उनका 50 लोगों का चेक हो रहा है। आज आप आंकड़ा देखिए, 4-4.5 से ज्यादा पटना में आंकड़ा पिछले 24 से 36 घंटों में निकला है। अब आप समझ सकते हैं संक्रमण किस तरह से बढ़ गया है। पटना का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां संक्रमण नहीं कर सकते हैं कि अपनी तय बना चुका है, और हालात बद से बदतर हैं। यहाँ तक कि एनएमसी की स्थिति यह है कि कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है कि डेड बॉडी लोग खुद अपने से उठा करके टेम्पू में रख के ले जा रहा है। समझिए कि क्या स्थिति होगी संक्रमण की। वो टेम्पू ड्राइवर संक्रमित होगा, उसका परिवार संक्रमित होगा, जो लोग डेड बॉडी उठा के ले जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव का, जो मर गए हैं वो संक्रमित होगा। बिल्कुल कोई देखने वाला नहीं है। स्थिति पूरी तरह से बिल्कुल कह सकते हैं कि हालात खराब हो गए हैं। सरकार दावे करती है, सरकार दावे जरूर कर रही है। एक चीज जरूर माननी पड़ेगी कि पिछले 15 से 20 दिनों में टेस्टिंग का जो कैपेसिटी वो बहुत बढ़ा है। यही कारण है, आपको पता है कि पटना में लगातार बहुत ज्यादा कोरोना पॉजिटिव बढ़ी। इसके कारण है कि टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बहुत हद तक फैसिलिटी ठीक करने की जरूरत है। जांच के बाद जो लोग पॉजिटिव हैं वो हॉस्पिटल दर भटक रहे हैं। कोई उन्हें एम्स लेने वाला नहीं है, पीएमसीएच नहीं ले पा रहा है, एनएमसीएच नहीं ले पा रहा है। सरकार ने आज से 24 घंटा पहले, आपको पता होगा कि घोषणा सरकार ने किया था कि कई सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों में मरीजों का इलाज होगा, लेकिन अभी तक ये पूरा बात बकवास है।
अगले हफ्ते कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते से ये इलाज होगा। आप समझिए, जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं, वो कहाँ इलाज करा पाएगा। पॉजिटिव मरीज है, वो लेकर के घूम रहे हैं टेम्पो में, उन्हें एम्बुलेंस देने वाला कोई नहीं है। हालात बहुत खराब है और यही कारण है कि पटना में संक्रमण बहुत बढ़ रहा है और राज्य में स्थिति बहुत विस्फोटक है। खास करके 4-5 जिले में हालात बहुत खराब है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें जरूर, अधिकारियों को निर्देश है, लेकिन उसका पालन कितना हो रहा है ये निश्चित तौर पर निर्धारण करे सरकार भी अपनी ओर से और बड़ी अधिकारी भी, तभी कहीं ना कहीं पूरे मामले में स्थिति पहुंच पाएगी। बिल्कुल मरगूब, जैसा कि आपने कहा, कोरोना की स्थिति बेहद भयावह होती जा रही है और ऐसे में अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को थोड़ी सतर्कता और बरतने की जरूरत है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब पटना के अस्पतालों की बात करें तो वहां जांच किस तरीके से प्रभावित है, उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मिशाल ने। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस बीच में सरकार ये दावा कर रही है कि तमाम अस्पतालों में जो है कोरोना की जांच अच्छे तरीके से की जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है हम आपको अभी बताते हैं। जैसे लोगों का कहना है कि जिनकी पैरवी उनकी ही जांच। पटना का गार्नियर अस्पताल है और यहाँ पे लोग देखिए जांच के लिए जो है यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। रोजाना यहाँ कोरोना मरीजों की जो है जाँच की जा रही है, जो भी संदिग्ध लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों का कुछ और अलग शिकायती हैं यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये देखिए लंबी लाइनें जो है यहाँ पे लगी हुई हैं। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे जांच की जा सके, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं और इस बीच में लोग भी काफ़ी परेशान हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को यहाँ पर? सर यहाँ पर हम 2 दिन से आए हुए हैं, कल भी आए थे, आज भी आए। कल बोला गया आ जाइए, आज हम सुबह से आए हुए बिना खाए पिए, 40 किलोमीटर दूर गाड़ी रिजर्व करके। मेरे पिताजी पुरुष सैनिक, यहाँ से पुर्जा काटा, वहाँ गया, वहाँ से पते नहीं, वहाँ अभी तक नहीं गया है। 2 बार पुर्जा कट चुका, बोल रहे हैं कि नहीं देखेंगे। सुबह से हम लोग बिना खाए पिए भूखे प्यासे हैं, अभी तक नहीं हुआ कुछ। मैं सर बुखार से बहुत पीड़ित हूँ और सांस लिया नहीं जा रहा है। मैं कोरोना जांच गया था, सुबह से शाम तक परेशान हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है और सांस लेने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मतलब पर्ची आएगा तो आपका नाम पुकारा जाएगा। कब से खड़े हैं सर, बताइए, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। ड्यूटी मतलब कहीं भी ड्यूटी आदमी कर रहा है ना, तो बिना सर्टिफिकेट का मतलब ड्यूटी नहीं दे रहा है। मतलब परेशानी हो रही है जांच करवाने? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप कब से लगे हुए हैं? हमको हो गया सर 1.5 घंटा। चलिए तो देखिए लोगों की अपनी शिकायतें हैं। हालांकि ये काउंटर है, यहाँ पे पर्ची काटा जाता है और सामने देखिए कोविड संग्रहण केंद्र है, वहाँ पर जो है ये पुर्जा आगे जाता है, जिसके बाद नंबर जब लोगों के आते हैं तो उनका जो है जाँच किया जाता है। तो शिकायतें हैं, परेशानियाँ हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर पैरवी है तो यहाँ पर जो है जाँच होगी, अगर पैरवी नहीं है तो आपकी जांच नहीं हो पाएगी। लोग पहुंच रहे हैं अलग अलग तरह की परेशानियां लेकर, लेकिन इनकी परेशानी को यहाँ पे फिलहाल सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ देखिए लोग जो है यहाँ अंदर जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं कि उनकी जांच कब तक होगी, कैसे जांच होगी, क्या कुछ होगी, लेकिन शायद मन मुताबिक जो है या जिस तरह की जो परेशानी लोगों की वो दूर नहीं हो पा रही है। तो यही परेशानी सामने देखने को मिल रही है, गार्नियर अस्पताल हो या अन्य अस्पतालों की बात करें। कोशिश किया जा रहा है, लेकिन लोगों की अपनी शिकायत है और शिकायत को बीच जो है कोविड सेंटर्स में या अस्पतालों में कोविड की जाँच जो है की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या सिर्फ पैरवी लोगों की ही जाँच होगी या आम जनता जो दूर दराज इलाकों से आ रही है उनकी भी जाँच हो पाएगी? कैमरा में सुनीता मिशाल से नकल। रांची के विधायक सीपी सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट कर दी है और उन्होंने कहा कि मेरे साथ संपर्क में जितने भी लोग आए हैं वो भी अपना टेस्ट करवा लें। आपको बता दें कि फिलहाल उन्हें कोई परेशानी नहीं है और वो अभी पूरी तरह से ठीक हैं। तो बता दें कि रांची के विधायक सीपी सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट कर दी है और उन्होंने अपने संपर्क में रहने वाले सबको ये सुझाव दिया है कि अपना जांच करवा लें। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सोरेन जी जुड़े हुए हैं। सोरेन जी, रांची के विधायक सीपी सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। जी बिल्कुल, सीपी सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा करते हुए यह भी बताया है कि वो जिन जिन लोगों के संपर्क में आए थे उसकी सूची वो जल्द ही प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे ताकि प्रशासन यह सुनिश्चित कर सके, यानी वो ट्रेसिंग, संक्रमितों की ट्रेसिंग की जा सके कि कौन कौन लोग उनके संपर्क में आए थे और किन किन में यह संभावना बरकरार है कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो वो सबकी वो हितों की चिंता कर रहे हैं, स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। फिलहाल उनका स्वास्थ्य बेहतर है। आज सुबह भी उन्होंने मॉर्निंग वॉक किया था, उनके करीबियों ने बताया कि
स्वास्थ्य संबंधी फिलहाल उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं आई है, लेकिन प्रशासन की टीम अभी तक उन तक पहुंची नहीं है, जिससे उन्हें या तो अस्पताल में भर्ती करना पड़े या फिर घर में ही उनका इलाज होगा, यह फिलहाल सुनिश्चित नहीं हो पाया है, यह तय नहीं हो पाया है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बता दें कि हेमंत सरकार के कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार लॉकडाउन पर फैसला ले सकती है। झारखंड चैंबर समेत कई सामाजिक संगठनों ने भी राज्य के हालात पर चिंता जताई थी। राजधानी में 3 दिन बाजार बंद रखने की अपील कर चुका है झारखंड चैंबर। बता दें कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रांची समेत पूरे राज्य में चैंबर के सदस्य दुकानों को बंद करने के निर्णय पर अड़े हुए हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र जी, अभी झारखंड कैबिनेट की बैठक चल रही है, क्या लगता है किन किन फैसलों पर, लॉकडाउन के फैसले पर मुहर लगने की संभावना है या नहीं? खत्म होने और मीटिंग की ब्रीफिंग का इंतजार है, क्योंकि इंतजार है लोगों को और कई सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों को कि सरकार झारखंड को लेकर के क्या फैसला लेने वाली है। यानी झारखंड में लॉकडाउन लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हालांकि पिछले दिनों सरकार ने लॉकडाउन से इनकार किया था और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो स्थिति यथास्थिति बरकरार रहेगी 31 जुलाई तक। तो 31 जुलाई की तारीख भी करीब आ रही है और आज जब कोरोना एक विस्फोटक हालात में पहुंच चुका है राज्य में, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार पर सबकी नजर है। सरकार ने इसको संकेत भी दिए हैं कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो सरकार कड़े कदम उठा सकती है। तो वो कड़े कदम क्या होंगे इसका इंतजार है और इस बैठक के खत्म होने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि संभावना इस बात की ज्यादा से ज्यादा प्रबल है कि या तो लॉकडाउन की परिस्थितियां लागू कर सकती है सरकार, या फिर मौजूदा परिस्थितियों में जिन चीजों पर छूट दी गई है उसे वापस ले सकती है। सुरेंद्र जी, इस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल हैं जो कि इस लॉकडाउन को लेकर, जो खबरें आ रही हैं कि कई संगठन है जो कि लॉकडाउन को लेकर अड़ा हुआ है कि 3 दिन तक बंद रहना चाहिए, तो फिलहाल अभी बैठक में कौन कौन से लोग शामिल हैं? देखिए, बैठक में तमाम मंत्री आए हैं। हालांकि मिथिलेश ठाकुर जो कोरोना पॉजिटिव थे, हालांकि उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है, वो बैठक में नहीं मौजूद है, नहीं पहुंच पाए हैं। और इसके अलावा कई वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में शामिल है और एक उम्मीद जो की जा रही है, जिसकी संभावना की जा रही है कि सरकार अपने गठबंधन के साथ यानी कांग्रेस के मंत्रियों के साथ और सरकार में शामिल ये तमाम लोगों के साथ जो मौजूदा वक्त पे जो विचार हो रहे हैं इसके नतीजे जल्द आएंगे। बिल्कुल, तो अब इंतजार है बैठक खत्म होने का, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से जो झारखंड सरकार है वो लॉकडाउन के फैसले को सुनाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दिल्ली में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लिया और आज करीब 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की भी संभावना है। रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता मैं दीपक प्रकाश राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जमशेदपुर से है, जहां बीजेपी नेता और अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के बाद लोग आक्रोशित हो चुके हैं। घटना के बाद वकीलों ने सिविल कोर्ट के सामने से गुजरने वाली सड़क को जाम कर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री ने मृतक को शहीद कहकर संबोधित करते हुए कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए युवा अधिवक्ता शहीद हो गए हैं।
बैठ करके और निर्णय लेकर के हम लोगों ने रिजॉल्व किया है कि 24 घंटे के अंदर जो ये निर्मम हत्या करने वाले जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, और अगर वो नहीं करते हैं ऐसा तो हम लोग फिर आगे की रणनीति तय करेंगे 24 घंटे के बाद कि हम लोग को और क्या करना है। स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना दी गई थी, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जब हमारी सरकार थी कि जो जमीन भू माफिया उस पर पूरी बंदिश लगी, और इस क्षेत्र में इस चुनाव में जिस तरह भू माफिया अपराधियों का बोलबाला कर एक जनप्रतिनिधि दुष्प्रचार करके चुनाव जीते, और उसी के परिणाम स्वरूप आज पूरे जमशेदपुर में आतंक और अराजकता की शासन है। तो जमशेदपुर में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर विधायक सरयू राय ने सीबीआई जांच की मांग की है, और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर निशाना साधते हुए कहा कि जमीन माफिया को संरक्षण देते थे रघुवर दास। तो बता दें कि जमशेदपुर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद विधायक सरयू राय ने सीबीआई जांच की मांग की और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर आरोप लगाया कि वो जमीन माफियाओं को संरक्षण देते थे। और इस पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी जमशेदपुर से मनोज। जिस तरीके से बीजेपी नेता की निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके बाद फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है, कितने लोगों को की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी? देखिए, जो मुख्य आरोपी उसके परिवार के लोग जिस युवक के बारे में बता रहे थे, मोहन कर्मकार, तो मोहन कर्मकार को पुलिस ने फिलहाल डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस व्यक्ति को पुलिस ने डिटेन किया है उस पर पुख्ता पुलिस को सबूत नहीं मिला है, क्योंकि उसने ही सूचना दी थी पुलिस को कि जो बीजेपी नेता है वो उसकी हत्या कर दी गई है, पुराने जगह उसका शव पड़ा है। तो फिलहाल सभी पहलुओं पे देख रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब सियासी रंग चढ़ने लगा है, क्योंकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मृतक के घर पहुंचते हैं, जबकि वो विधानसभा क्षेत्र सरजू राय जी का है। सरजू राय जी रघुवर दास को हराकर वहां से वो जीते हैं, और उसके बाद सरजू राय जी पर वो वार करते हैं कि उनके संरक्षण में ही जमीन माफियाओं ने इसकी हत्या की है। उसके बाद ये पहली बार रघुवर दास सरजू राय का नाम लेते हैं, और उसके बाद सरजू राय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो पूरे मामले में रघुवर दास को दोषी ठहराते हुए कहते हैं कि संरक्षण देने वाला कौन है। तब यूं कहें कि अब जो है कि वो सियासी रंग चढ़ने लगा है। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, वकील हड़ताल पे चले गए हैं, और पूरा बीजेपी महकमा जो है कोई जहां उसमें खलबली मची हुई है, क्योंकि अर्जुन मुंडा का भी नाम आ रहा है। तो अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी से है, तो सरजू राय यही कह रहे हैं कि जब अर्जुन मुंडा है तो पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए। और सरजू राय ने मुख्यमंत्री को और डीजीपी को एक पत्र भी लिखा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जी तो बिल्कुल मनोज, फिलहाल विधायक सरयू राय ने सीबीआई जांच की मांग की है, और आगे की जो हिरासत में लिए गए हैं लोग उनसे पुलिस पूछताछ करी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज। तो आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाढ़ पीड़ितों से मिलने दरभंगा और मधुबनी इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों को सुना और उनके बीच खाने का वितरण किया। यहां भी तेजस्वी ने सरकार पर लोगों को राहत नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया। देखिए कि इतनी भयावह स्थिति बनी हुई है, कोई सोशल सुनील सिंह जी उनकी भी देहांत हुई, निधन हुई। कई मंत्री, संतरी, एसपी, अधिकारी सीएम हाउस से गवर्नर हाउस से लेकर के हर जगह जिलाधिकारी हो या एसपी हो, कई जगह जो है लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और ये तब है जब आंकड़े जो है, जब जांच की संख्या जो है ज्यादा नहीं है। तो इसलिए हम लोग बार बार मांग करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाई जाए और भयावह स्थिति
उत्पन्न हो रही है बिहार में। और हम बार बार कहते रहे बिहार जो है नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र साहिल जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष किन किन इलाकों में गए और बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की? देखिए, तेजस्वी यादव दरभंगा और मधुबनी के इलाके में उन्होंने आज दौरा किया है। बाढ़ पीड़ितों से वो मिले हैं, उन्हें पूरी सब्जी भी तेजस्वी यादव ने अपने हाथों से परोस से खिलाया है। और साथ ही साथ फुलपरास विधानसभा के वैसे इलाके जो दम जलमग्न हो चुके हैं, उन इलाकों में तेजस्वी यादव ने बोट से भी लोगों के बीच में पहुंच करके उनके हालात को देखा और अपनी भड़ास सरकार पर निकाली है और कहा है कि कोरोना काल में सरकार न तो कोरोना के लिए कुछ कर पा रही है और ना ही जो बाढ़ पीड़ित हैं उन तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। तो तेजस्वी यादव ने सीधा हमला सरकार पर किया है। और देखिए, कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष है और इस समय बिहार में कोरोना भी एक और विस्फोट हो रहा है। दूसरी ओर बाढ़ के कारण भी परेशानी हो रही है क्योंकि नेपाल से आने वाले नदियों में काफी पानी लगातार जो डैम है उससे छोड़ा जा रहा है, तो उसकी वजह से भी परेशानी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव अब निकल चुके हैं, कहा जा सकता है कि एक तरीके से दौरे पर, और उन्होंने उस जगह को चुना है जो सीमांचल का इलाका माना जाता है और खास तौर पर वहां हर साल बाढ़ भी आती है और लाखों लोगों को उसका सामना भी करना पड़ता है, नुकसान भी लोगों को काफी होता है। तो उस इलाके का तेजस्वी यादव दौरा कर रहे हैं। देखना होगा कि इससे फर्क कितना पड़ता है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जो परिस्थिति उभर करके सामने आ रही है सरकार के लिए इस वक्त मुश्किल का दौर है और बिहार के आम आवाम के लिए भी। जी बिल्कुल, जिस परिस्थिति में फिलहाल बिहार है वो बिहार के लिए और बिहार सरकार के लिए बेहद मुश्किल। अब देखना ये है कि किस तरीके से इन सारी समस्याओं से बिहार वासी निजात पा सकेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। अब धनबाद सदर अस्पताल में भी नर्सों का हड़ताल शुरू हो गया है, जिसके बाद कोरोना जांच बाधित हो गया है, जिससे वहां पहुंचे लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में तैनात नर्सों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके बाद वहां तैनात नर्स हड़ताल पर चली गई हैं। वहीं स्वाब देने पहुंचे लोग सुबह से अस्पताल आए हैं, लेकिन अब तक स्वाब नहीं लिया जा रहा है, जिससे परेशानी हो रही है। घर पर भी लोग चिंतित हैं। टेस्ट कराने का ये दिन था हमारा स्वाग देने का, तो स्वाग तो दिए नहीं और नहीं तो देखे कि सारे लोग निकल करके जा रहे हैं, पता नहीं इधर कहाँ अपने हेड ऑफिस के हैं, हाइड ऑफिसर के हैं, और फिर वहाँ से आकर के घुस गए तो अब ये नहीं कर रहे हैं। तो कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं? हम 9:30 पौने 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं, आ जाएगी। अभी तक सीतामढ़ी का बाजपट्टी अब बाढ़ की चपेट में आने लगा है। सैकड़ों एकड़ में लगे धान की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। साथ ही अब लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी घुसने लगा है। बाजपट्टी के मधुबन बसहा पंचायत में पानी काफी तेजी से फैलने के कारण मुख्य सड़क पर पानी का बहाव भी तेजी से होने लगा है। तेज रफ्तार पानी की वजह से अब यहां आवागमन भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यहां नाव की जरूरत शिद्दत से महसूस की जाने लगी है। हालांकि अब तक यहां पर ना तो नाव का इंतजाम प्रशासन के द्वारा हुआ है और ना ही एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। अगर आपको मास्क, सैनिटाइजर, गमछा, काढ़ा लेना हो तो सीधे आप पटना जीपीओ पहुंच जाएं। जीपीओ ने आज से कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन चीजों की बिक्री शुरू कर दी है। मास्क आपको 25 से 300 रुपए तक का मिलेगा, जबकि सैनिटाइजर भी आपको 100 से 1000 रुपए तक की मिल जाएगी। गमछे की कीमत भी 25 से 100 रुपए तक की है। वहीं काढ़े की कीमत 50 से 200 तक की है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जीपीओ के काउंटर पर इन सामानों की बिक्री होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।